क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच गए। अब तक जो हमने एक्सरसाइज 2.5 तक देखा, ये सारे के सारे एक्सरसाइज में हमें जितने कंसेप्ट सीखने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब किन किन तरीक़ों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, ठीक है। आप जो भी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं आपने उसको सॉल्व करना सीखा। उसके अलावा आपने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं वो आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल सकते हो। अब हम आ गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर, जो कि इसका वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं पूछा है कि आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपका काम यहाँ पर है क्या? आपका काम बेसिकली ये है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बेसिकली इंग्लिश में एक सेंटेंस होगा जिसको आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अक्सर बच्चे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनमें फोबिया रहता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से अलग क्यों, पहले वो देखो और फिर पता लगाओ कि तुमको हार्ड कहाँ लग रहा है या टफ कहाँ लग रहा है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम का एक पार्ट होता है, इक्वेशन दिया होता है और सॉल्व करना होता है। यहाँ दो पार्ट क्या होंगे, पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाना है, और दूसरा पार्ट वही है जो सबका होता है कि सॉल्व करना है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.5 तक अच्छे से करा है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होपफुली अच्छे से सॉल्व करने आ गया होगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आपका पहला स्टेप जो है, जो बच्चे वहाँ पर स्किप कर जाते हैं, वो जो पहला स्टेप है वो क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करना किसी इंग्लिश के सेंटेंस को लेके। तो वो काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि इसमें बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, जैसे कि आप बोल रहे हैं, कुछ बच्चों को पता भी होगा, जैसे कि सम काफ़ी सिंपल है, ऐड करना है ना। उसके बाद डिफरेंस आता है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद प्रोडक्ट आता है, वो होगा आपका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर इज आया तो यूजुअली वो क्या आता है, इज इक्वल्स टू में तब्दील हो जाता है। ऐसी कुछ बेसिक बातें हैं। ट्वाइस आया, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डबल, ट्वाइस का मतलब डबल होता है। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो इससे कुछ अलग नहीं हो, ठीक है। तो और आप एक से दो बार अगर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझने आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। और आपने ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने किए नहीं। आपने इससे पहले भी लाइफ में कई बार वर्ड प्रॉब्लम किए। 9th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन किया है, जहाँ पर आपने कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम किए, चाहे वो रोप का हो, चाहे उसके अलावा एनवेलप वाला क्वेश्चन हो, काफ़ी ज़्यादा आपने वर्ड प्रॉब्लम किए। इसके वर्ड प्रॉब्लम मैं मानकर चलता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है 9th से भी। 2.6 पहला क्वेश्चन, बेसिकली इसके लिए जब आप क्वेश्चन देखें तो आप अपना टेक्स्ट बुक को ज़रूर रखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years later is 84. Find her present age. आपको यहाँ पर पहला ही शब्द आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले ही वाले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, यह हमें मालूम है। अच्छा, इसके अलावा क्या है वहाँ पर, इसके अलावा थोड़ी सी अंग्रेजी को समझते हैं वहाँ पर, थोड़ी सी इंग्लिश वहाँ पर क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago। अगो मतलब पहले, ठीक है ना, 2 years ago यानी कि पहले, ये पहले वाली एज होगी जो हम लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड 3 year hence, उसके बाद 3 साल के बाद, 3 year hence बोलते हैं ना, hence यहाँ पर उसके बाद में, आफ्टर, इसको बिफोर लिख लो अगर जिनको हिंदी की समझ आती हो, बिफोर है, ये आफ्टर है। अब आप कोई चीज़ को बिफोर और आफ्टर कब लेते हो, जब उसका प्रेजेंट डिसाइड होता है तभी तो उसका बिफोर आफ्टर लेते हो ना। आप बोलेंगे मैं 5वीं कक्षा से पहले और 5वीं कक्षा के बाद कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट आया, तो आपका प्रेजेंट उस टाइम पर कोई एक पॉइंट था ना, वो क्या था, स्टैंडर्ड 5th था, बराबर। तो प्रगति का भी 2 साल पहले और 3 साल बाद, ये क्या, किसमें 2 साल पहले और किसमें 3 साल बाद है, ये उसकी प्रेजेंट एज में है, बराबर। क्या हमको प्रगति की प्रेजेंट एज पता है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला ये है कि उसकी प्रेजेंट एज निकालो। तो जो हमको निकालना है हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे या वाई अज्यूम करेंगे, जो भी। तो हम क्या अज्यूम करेंगे बताओ, लेट दी प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज प्रगति की क्या हो गई, एक्स हो गई। अब इसके बाद प्रेजेंट एज प्रगति की अगर एक्स है तो 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी। सपोज करो एक बच्चा है जिसका नाम अनस है। अनस की आज एज 10 साल है। बताओ 2 साल पहले कितनी एज होगी, 8 साल होगी। 2 साल बाद कितनी एज होगी, 12 साल होगी। क्यों, आपने यहाँ पर 10 में से -2 किया और यहाँ पर 10 में क्या किया, +2 किया। अब मैं 10 को हटा देता हूँ, यहाँ x लिखता हूँ, तो यहाँ 2 साल पहले कितनी एज होगी, x -2 होगी, क्योंकि नंबर नहीं है तो x -2 रहेगा। और 2 साल बाद कितनी एज होगी, x +2 होगी। तो हमारे लिए प्रगति के केस में क्या था, उसको पूछा था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले x -2 होगी और 3 साल बाद में क्या होगा, x +3 होगी। और इन दोनों का क्या लेना था, प्रोडक्ट लेना, यही दिया ना। देखो फिर से, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। तो 2 years ago प्रगति की एज क्या होगी, बताओ, x -2। समझा होगा ये, ठीक है ना। 2 साल पहले यानी कि आज जो भी एज है इसमें से 2 साल निकाल दो और उसका प्रोडक्ट करो उसके आगे वाली एज में, 3 साल के आगे की, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 84 है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर अब यहाँ तक समझ में आए तो अब यहाँ आने के बाद हमारा क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको। हमने पार्ट 1 का कर लिया, हमने इक्वेशन तो बना ली। अब 2 ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, फिर ये दूसरा ब्रैकेट पूरा, इज इक्वल टू कितना होगा, 84 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। x इंटू एक्स क्या होगा, x² होगा। 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा। यहाँ तक समझे। 2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x होगा। 2 3 का क्या होगा, 6 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 84। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से बता दो, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट पूरा, पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेना है, फिर ये दूसरा ब्रैकेट पूरा। ठीक है, फिर x इंटू एक्स x², 3 इंटू एक्स 3x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा x² हो जाएगा। 3x में से 2x चला गया तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, ये -6 होगा, इज इक्वल टू कितना है, 84 है। ये हो जाएगा x² प्लस x, ये -6 है, प्लस 84 यहाँ आके -84 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक तो समझा होगा। अब इसके बाद क्या, ये x² होगा, ये x होगा, -84 और -6 कितना हो जाएगा, -90, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब मेरे को ये बताओ, इस इक्वेशन में आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद, अब मेरे को बताओ अब आगे क्या करना है। अब आगे आपको इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 एक्सरसाइज अच्छे से करे तो आपको पता होगा। अब इसको सॉल्व करना, अब चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, आपको जो मेथड से इसको सॉल्व करना है आप वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान मेथड मेरे को लगता है कि फैक्टराइजेशन है, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ, इसका स्नैप ले लो अगर नहीं दिख रहा है तो पहले। होपफुली समझने तो आ रहा होगा। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, x² प्लस x -90 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको यहाँ बना लो, 90 को इससे मल्टीप्लाई करो, -90 इंटू 1 कितना होगा, -90 होगा। अब 90 कौन कौन से टेबल में आता है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा फैक्टराइजेशन के, हमें ऐड करके क्या लाना है, मिडल टर्म लाना है। तो 9 10 90 होगा और +1 चाहिए, तो ये +9 +10 और ये -9 होगा, क्योंकि 9 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये होगा x² प्लस 10x होगा, ये यहाँ क्या होगा, -9x होगा, ये -90 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। समझा इतना, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -9 कॉमन आएगा, तो ये क्या आएगा, x आएगा यहाँ से। अगर आपने माइनस लिखा कॉमन तो रिकॉल करो, ये वाली साइन बदलेगी, तो ये वाली साइन क्या होगी, प्लस होगी। 9 के टेबल में 90 का बता 9 10, याद है ना। दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट आपके क्या है, सेम है, ठीक है। आगे ये हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है और x इज इक्वल टू 9 आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, किसी की एज नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, तो ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है? 9 है। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन क्या लिख देंगे? लास्ट में हम लोग कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। कितने साल की है प्रगति? 9 साल। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव पर अंडरलाइन करो, हिंदी में लिखो वहाँ पर एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अगर कोई चीज़ एक के बाद एक है। अगर आपने मैच में सुना होगा, मैच की कमेंट्री में सुना होगा, तो ये कहा जाता है कि धोनी हिट्स कंसेक्यूटिव सिक्सेस। इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक, फौरन एक के बाद एक, उसे कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। और एक चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन करो, नेचुरल इवन नंबर पर अंडरलाइन करो, इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, आपको बोला क्या गया है वो सुनो, मैं एक एक चीज़ें करके डिकोड करता हूँ। यहाँ पर जो वर्ड्स है उसको पहले याद रखो। यहाँ दिया है कंसेक्यूटिव दिया हुआ है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, या एक के बाद एक। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है ना, एक के बाद एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा इवन नेचुरल नंबर तो है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स अगर आप दुनिया के कोई भी इवन नंबर को डालो, कोई 2 रैंडम इवन नंबर बोलो मेरे को, 10 और 12 ले लेते हैं। ठीक है, 24 और 26 ले लेते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेते हैं। ये दोनों के बीच गैप कितना है? 2 का प्लस 2 का। यहाँ पर भी कितना गैप है? 2 का गैप है। तो अगर मैंने एक नंबर कहा इवन नंबर क्या है? x है, तो उसके बाद वाला क्या होगा? उसमें प्लस 2 होगा, तो क्या होगा? x प्लस 2 होगा। यानी कि हमको ये समझने आया, अगर हम कभी भी कोई इवन कंसेक्यूटिव नंबर को लेंगे, तो अगर हमने एक को जो भी माना, x माना, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? x प्लस 2 होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी 2 इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो आपस में कितना डिफरेंस होता है? 2 का। जैसे 100 और 102 हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो हमें ये समझने आया, तो हम हमारा अजम्पशन ले सकते हैं। अजम्पशन क्या होगा बताओ? हम ये ले सकते हैं, लेट द इवन consecutive natural number, one consecutive natural number be x and x plus 2। तो यार ये मत पूछना कि सर x plus 2 कहाँ से है, अभी मैंने बताया तुमको। तो ये x हो गया और दूसरा क्या हो गया? x plus 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है फिर से, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब ये दोनों को सम करना है। सम का मतलब क्या होता है? ऐड, और इनका स्क्वायर भी करना है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, यानी कि देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 244 आएगा। यहाँ तक बात समझे? क्या कहा मैंने? सम था, इन दोनों का सम करना था। कैसे? स्क्वायर करके। हाँ, यहाँ तक आ गए। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आगे ओपन कैसे करेंगे? ये तो एक्स स्क्वायर होगा। ये किससे ओपन होगा बेटा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन होगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले इसका स्क्वायर होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे। 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x इंटू 2 क्या होगा? 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 4 4। यहाँ तक समझे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 4x है, ये प्लस 4 है, तो ये 244 यहाँ पर क्या होगा? माइनस 244 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब इसके बाद क्या होगा? ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा,
प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस, 244 में से 4 गया तो कितना बचेगा 240, और बड़े नंबर की साइन यहाँ पर आ जाएगी तो माइनस 240 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप कहेंगे सर ये इक्वेशन आ गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा यहाँ पर। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, 2 तो 2 के टेबल में आता ही है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 240 एक इवन नंबर है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम हर नंबर को यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम हर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कैसे दिखेगा हमें, 2x² अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल, 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 0 सा। ये क्या आएगा बताओ, x² प्लस 2x माइनस 120 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये आसान हो गया काफ़ी, अब चलिए सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाते हैं, इस साइड पर लिखते हैं इसको हम लोग। फैक्टर ट्री बनाएंगे हम। अब यहाँ क्या होगा, x² फिर से लिख लेते हैं प्लस 2x माइनस 120। अगर आपको समझने आ गया ये यहाँ से तो आप प्रोबेबली खुद सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इसको देखो आगे कैसे सॉल्व होगा। ये माइनस 120 इंटू 1 माइनस 120 होगा, मिडल टर्म 2 चाहिए, काफ़ी सिंपल है। क्या होगा 10, ये हो गया, ये 12 10 जा 120 बराबर, 12 10 जा 120 होगा, और प्लस 2 चाहिए तो इसे प्लस की साइन देंगे और इसे किसके साइन देंगे, माइनस की साइन देंगे। तो ये आगे क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा x², यहाँ होगा प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझने आ गई। देख लो, ये दोनों को ऐड करोगे तो मिडल टर्म मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिलेगा। अब कॉमन निकालना है तो इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा x, तो क्या बचेगा x प्लस 12, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 10, ये होगा x। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 10 के टेबल में 120 कब आएगा 12 आएगा इज इक्वल टू 0। होप सो ये तो समझने आता होगा। अब यहाँ क्या होगा बताओ, x प्लस 12 का एक ब्रैकेट होगा और एक x माइनस 10 का ब्रैकेट होगा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 या x इज इक्वल टू क्या होगा 10। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों आंसर सही है आपके, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये दोनों आंसर सही नहीं हो सकते। क्यों, आपके क्वेश्चन में आपको नेचुरल नंबर कहा गया है, और जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आता, तो हमारा ये आंसर तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा एक आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक आंसर तो हमारा x इज इक्वल टू 10 था और दूसरा आंसर x प्लस 2 था, तो वो क्या होगा 10 प्लस 2 होगा, और 10 प्लस 2 कितना होगा 12 होगा। वो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे 10 एंड 12 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अगर लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर द नंबर्स या इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12। ठीक है, ये आपको कंक्लूजन एग्जाम में भी लिखना है, एग्जाम में भी बताना होता है सारा कंक्लूजन आपको। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसको पहले रीड करो क्या लिखा है। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस। ठीक है, 150 ऑरेंज चाहिए। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम। ठीक है, वहाँ उन्होंने कहा है कि एक कॉलम में जितने भी ट्री है उससे रोम्स में कितने ज़्यादा है 5 ज़्यादा। मतलब अगर कॉलम में 10 है तो रो में 15 होंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम में 15 है तो रो में 20 होंगे। ऐसे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इन ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। आपको क्या करना है, हर रो में कितने ट्री है और हर कॉलम में कितने ट्री है, आपको फ्लो चार्ट की मदद से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझा क्या है, एक आपका बगीचा है, ऑरेंज का एक बगीचा है। ठीक है, ऐसे मान लो एक ऑरेंज का बगीचा है, उसके अंदर आपके पास कुछ रोज हैं। ठीक है, ये इसे रो कहते हैं।
R1 R2 R3 3 तक नहीं होनी पता मुझे कितने हैं, और कॉलम है यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ऐसे कुछ, ठीक है। चेस बोर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। अब वो बोल रहा है कि कॉलम में x ट्रीज है, फ्लो चार्ट में क्या है x दिया हुआ है, तो रो में कितने होंगे x+5, क्योंकि उसने कहा था जितने भी कॉलम में उसे 5 ज़्यादा है। क्वेश्चन में एक्टिविटी चार्ट में ये दिया हुआ है कि कॉलम में x है तो रो में कितने होंगे x+5 ही होंगे, बराबर, ठीक है। अच्छा, आपको फिर पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्री आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालना है तो जब ऐसा अरेंजमेंट आपके पास होता है जिसमें आपके पास रोज है और कॉलम्स है और आपके ऐसे बॉक्स बन रहे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इस पूरे बोर्ड में देखोगे तो तुमको 20 दिखाई देगा, ऐसे काउंट करोगे तो, है ना। यहाँ पे ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा, 20 दिखाई देगा, हाँ। अच्छा, और यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ से कॉलम काउंट करना शुरू करता हूँ मैं, सपोज करो ये 1 था, सॉरी ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, और ये कितना ले लो, 5 ले लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये एंड पे काउंट कर लिया। अब यहाँ पे कितने रो थे, 4 थे, कॉलम कितने थे, 5 थे, 4 5 से कितना होता, 20 होता। यानी कि मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे टोटल ट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ट्री कैसे मिलेगा, एक कॉलम में x है, एक रो में कितने हैं x+5 है, तो टोटल मेरे पास ट्री कितने होंगे, तो रोज इंटू कॉलम कर दो, जितने भी रोज है और इंटू क्या कर दो, कॉलम कर दो यहाँ पर, तो तुमको मिल जाएंगे। मतलब एक रो में तुम्हारे पास कितने ट्रीज है, x ट्रीज है, टोटल ट्रीज पूछा है ना उसने, और एक कॉलम में कितने हैं तुम्हारे पास, x+5 है, बराबर। तो आप क्या करो, टोटल ट्री निकालने के लिए रोज ऑफ ट्रीज इंटू कॉलम्स ऑफ ट्रीज कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, x तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो x देखो हमारे पास क्या है, x तो आपको दिया था कि एक कॉलम में जो ट्री है वो दिया था। सपोज करो ये कॉलम था, मैं फिर से बता दूं, इस कॉलम में 1 2 3 ऐसे जाए तक एंड में आपके पास कितने ट्रीज हैं, x ट्रीज हैं, कितने ट्रीज है आपके पास, x ट्रीज है, किसमें, कॉलम्स में कितने ट्रीज है, x है। तो रोज में जब आप ऐसे आएंगे, यहाँ पर आप रोज में आएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x+5 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। तो एक रो और एक कॉलम में आपको ट्रीज दे दिए गए। अब आपको टोटल ट्री पता लगा तो रो वाले देख लो, और यहाँ से कौन से देख लो, कॉलम वाले देख लो। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएगा आपको। तो हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल दें, है ना। ये ऐसे अरेंजमेंट को समझो, अगर जिनको अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, इसका अरेंजमेंट ऐसे समझो, आपको एक चेस बोर्ड को ले लो और उस चेस बोर्ड को लेके नंबर ऑफ बॉक्सेस वहाँ पर काउंट करो। आप जब वहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करेंगे और आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो वो आंसर वही होगा जितने वहाँ पर क्या होंगे, बॉक्सेस होंगे, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा हमारा, रोज इंटू कॉलम्स करना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें निकालना था। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए पहले हम देखेंगे रोज में कितने थे, कॉलम्स में हमें दिए थे, कॉलम्स में जो ट्री थे हमारे वो कितने थे, x ट्रीज थे, बराबर। तो हमारे पास अब रोज में कितने ट्रीज होंगे, रोज में हमारे पास ट्रीज होंगे कितने, x+5, बराबर। तो टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, टोटल ट्रीज निकालेंगे तो क्या होगा, x इंटू x+5। और हमें ये दिया हुआ है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने ट्री थे, टोटल हमें ट्री दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल ट्री जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है, कितना है, 150 है। या ये दोनों क्या टोटल ट्री है ना, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू x+5 इज इक्वल टू 150, क्योंकि ये भी टोटल ट्री है और ये भी क्या है, टोटल ट्री है। तो अब ये x इंटू एक्स क्या होगा, x², 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 150 हो जाएगा। फेयर इनफ। आगे क्या होगा, ये x² होगा, ये 5x होगा, प्लस 150 यहाँ कर क्या होगा, -150 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब फिर से हम लोग कहाँ आ गए, वही चीज़ पर, क्या, फैक्टराइजेशन करना है। आपको 150 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके क्या लाना है, 5 लाना है,
तो आप 150 को फैक्टराइज करके 5 लाना चाहते हो तो 15 10 सा ले लो, 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 आएगा। आपको प्लस चाहिए तो ये प्लस दे दो और इसको क्या दे दो माइनस। तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो आपको पता है यहाँ से कॉमन आता है x, तो क्या बचेगा x प्लस 15, यहाँ से माइनस 10 कॉमन आएगा तो ये x होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 10 के टेबल में 150 के कब आएगा 15 से आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम भी होने चाहिए आपके, वहाँ लिखते हो। यहाँ होने के बाद अब हम आएंगे इस पर, यहाँ पर क्या होगा बताओ, x प्लस 15 होगा और ये क्या होगा x माइनस 10 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आएगा, या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर माइनस 15 आ रहा है, या x का वैल्यू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ऑब्वियसली माइनस 15 होगा नहीं, क्योंकि x नंबर ऑफ ट्रीज था, तो ट्री माइनस में नहीं होते। तो x 10 आया, 10 क्या किस में था कॉलम में था, तो आपको कॉलम के जो ट्री आपको पता लगाना था। तो देयरफॉर, और रोज में कितने थे x प्लस 5 थे, कॉलम में x थे, रो में x प्लस 5 थे। तो आप लिखेंगे x प्लस 5 भी निकालो यहाँ पर, 10 प्लस 5 कितना होगा 15 होगा। कंक्लूजन क्या आएगा बताओ, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज is 10 and in number of trees in column आएगा, ये column है, is 10 and in rows is 15। ठीक है, होप सो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था ये भी, आपको बस बेसिक कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए था। तो हर वर्ड प्रॉब्लम में यही है, कुछ ना कुछ एक ख़ास बात है आपके पास। जैसे कि पिछले वाले प्रॉब्लम में जो आपका प्रॉब्लम था उसमें आपको कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर पता होना चाहिए कि कैसे दिखते हैं। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा आपको टोटल मिल जाता है। ओके, यहाँ तक होने के बाद ये वाले क्वेश्चन को आप अपने स्कूल के असेंबली में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके स्कूल की असेंबली जब होती है तो आप उसकी रोज देखो और कॉलम देखो, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो आंसर आएगा उससे समझ जाना आपके असेंबली में बच्चे कितने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ठीक है, विवेक जो है किशोर से बड़ा है बाय 5 years। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। अगर मैंने किसी चीज़ को आपको ये कहा वो x है तो उसका रिवर्स क्या होगा 1/x। मैंने कहा 2, उसका रिवर्स क्या होगा 1/2। तो ये क्या होगा मैथमेटिक्स की भाषा में रेसिप्रोकल। ओल्डर माने तो पता होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन ये कि विवेक जो है वो किशोर से बड़ा है 5 साल। अगर मैं ये मान लूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मैं मान लूँ लेट द एज ऑफ किशोर बी एक्स, लेट द एज ऑफ किशोर बी एक्स, मैं ये मान लेता हूँ कि किशोर की एज क्या है x है। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर द एज ऑफ विवेक एज, विवेक की एज कितनी होगी x+5 होगी, क्योंकि किशोर की जितनी भी एज है विवेक उससे कितना बड़ा है, विवेक उससे कितना है 5 साल क्या है बड़ा है। ठीक है ना, समझ गए ना। अगर मैं कहूँ आपकी एज 10 years है और आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, यानी आपका भाई कितने एज का होगा 15 का होगा। समझते हैं ना। फिर उनकी कंडीशन क्या होगा, इनकी एज का रेसिप्रोकल हो तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने अभी बताया था 1/x होगा। x+5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x+5 होगा। और इनका रेसिप्रोकल लेके करना क्या है, इनका रेसिप्रोकल लेके सम करना है, यानी कि क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर आपने ऐड किया तो उसके बाद आंसर दिया आपको कितना है 1/6। अब आपको उनकी एज फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं। तो
इतना प्रॉब्लम को लेके आपको क्या समझा? इतना प्रॉब्लम को लेके आपको ये समझा है किशोर की एज x थी, विवेक उससे 5 साल बड़ा था, तो x + 5 हुआ। दोनों की एज का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा। इतना समझ गए? अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यूजुअली अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही करना है। x + 5 × 1 करेंगे तो क्या होगा? x + 5 होगा। किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? सेम नंबर आता है। x 1 का क्या होगा? यहाँ पर x होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा? x × x + 5 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 1/6 होगा। सिंपल बात समझ गए आप? आगे क्या होगा? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, x + 5 + x वैसे ही रहेगा। यहाँ क्या होगा? x × x क्या होगा? x², और 5 × x क्या होगा? 5x, इज इक्वल टू क्या होगा? 1/6 होगा। बात समझ में आई? सिंपल है यहाँ तक। अब ये x और x मिलाकर कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा x² + 5x। यहाँ पर क्या आएगा? 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब इसको यहाँ भेज दो, ये हो गया, बीच में इक्वल टू है। अब ये 6 यहाँ चला जाएगा तो 6 × क्या हो जाएगा? 2x + 5, और ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे रहता है? वैसे ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 5x हो जाएगा। आगे क्या होगा? 6 × 2 = 12x होगा, 6 × 5 क्या होगा? 30 होगा। यहाँ क्या होगा? x² + 5x होगा। यहाँ तक समझे? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें खाली सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है। अब हम ये वाले इस साइड को पहले लिखते हैं। क्या था? x² + 5x। ये +12x को यहाँ लेकर आते हैं और +30 को भी यहाँ लाते हैं, तो दोनों माइनस जाएंगे। -12x -30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ तक समझने के बाद ये x² हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 12 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? -7x बच जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? 30 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। फिर वही उसी स्टेज पर आ गए, -30 है, क्या चाहिए आपको? 7 चाहिए। कितने का होगा? 10 3 होगा, 10 3 30 होगा। -7 चाहिए तो इसे माइनस और इसे प्लस की साइन देनी पड़ेगी, बराबर। यूजुअली मैक्सिमम केस में हम यही करते हैं, जो भी मिडिल टर्म की जो साइन होती है हम वो साइन उसको कैसे देते हैं? हम वो साइन उसको वैसे देते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा हम उसको वही साइन देते हैं जो मिडिल नंबर की साइन होती है मेजॉरिटी केसेस में। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x² - 10x + 3x -30 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ तक आने के बाद x कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या होगा? x -10 होगा, यहाँ से +3 आ जाएगा तो ये x हो गया। 3 के टेबल में 30 का आता है, 3 10 का 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा x -10, ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसको। अगर तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, x + 10 के लिए क्या लिखेंगे? x -10 था, सॉरी, x -10 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, या लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0। -10 यहाँ कर क्या हो जाएगा? +10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10, और +3 यहाँ कर क्या हो जाएगा? -3, बराबर। तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। x जो थी वो आपकी जो एज थी वो किसकी थी? किशोर की एज थी। ठीक है, तो विवेक की एज कितनी होगी? देयरफॉर विवेक से एज कितनी होगी? विवेक से एज आपको मिलेगी वो x + 5 की थी, यानी कि कितनी होगी वो? 10 + 5, 10 + 5 कितना होगा? 15। ठीक है, अब फिर आखिर में स्टेटमेंट लिख लेंगे कि आपको किशोर की एज कितनी मिली और विवेक की एज कितनी मिली। किशोर की एज कितनी मिली? 10 मिली, और विवेक की एज कितनी मिली आपको? 15 मिली। यहाँ पर आपने एक शब्द देखा, कौन सा? रेसिप्रोकल देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5th सम। 5th सम की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी डिफरेंट है, जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इतनी नॉर्मल कंडीशन नहीं है उसकी, जो आपको समझ आ जाए इतना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है
सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट। क्या कह रहा है, सुयश को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। उसका जो भी पहला टेस्ट था, पहले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले वो नहीं पता, पर उसको जो दूसरा टेस्ट था उसमें पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। इमेजिन करो तुम्हारा पहला टेस्ट था बेटा, तुमको मिला 0, ठीक है, होता है ना कभी, मिल गया तुमको 0। अब दूसरे टेस्ट में तुम्हें कितना मिला, उससे 10 ज़्यादा, यानी कि 10 मिला होगा। या ऐसे सपोज करो तुम्हें पहले टेस्ट में 10 मिला था, अगले टेस्ट में से 10 ज़्यादा मिला, यानी कि 20 मिल गया, ठीक है। ये 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ, टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। इसको मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है, वो याद रखना। टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, याद रहेगा। हाँ अच्छा, अब यहाँ देखो, तो हम लोग ये देखते हैं, लेट दी मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश in first test bx, ठीक है। क्या है उसमें, पहले टेस्ट में उसने कितने लाए थे मार्क्स, x लाए थे। Therefore मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट क्या होंगे बताओ, मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट क्या हो जाएंगे। सेकेंड टेस्ट में उसको ज़्यादा मिले थे, जितने भी पहले टेस्ट में आए थे उससे कितने मिले थे, 10 मार्क्स ज़्यादा मिले थे, तो ये कितना आएगा, x + 10 आ जाएगा। हमने इसको देखा था बराबर अभी थोड़ी देर पहले, ये हो गया। अब कंडीशन क्या है वो देखो, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। इसको अब डिकोड करो, बताओ। 5 तो वैसे होगा, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई। स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट का स्कोर क्या है, x + 10 है। हाँ, इतना डिकोड कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या लिखा था, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में स्कोर क्या था उसका, x था, और उसका क्या करना था, स्क्वायर, और इस बोला है तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू। तो क्या ये ऐसे दिखेगा, 5x + 10 इज इक्वल्स टू x², बराबर है ना। उसने क्या कहा, आपका सेकेंड टेस्ट में जो भी स्कोर था उसका 5 गुना वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा उन मार्क्स के जो आपने फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किए थे। फर्स्ट टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया था, x स्कोर किया था। तो अब बताओ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बनेगा ये, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, ठीक है, सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × x क्या होगा, 5x, 5 10 कितना होगा 50, इज इक्वल टू क्या होगा, x²। अब ये दोनों को यहाँ लेकर आ जाओ, ये जाएगा x² + 5 यहाँ कर क्या होगा, -5x + 50 यहाँ कर क्या होगा, -50, इज इक्वल टू क्या होगा, 0, बराबर। यहाँ तक समझ गए। अब 50 को फैक्टराइज करना है और क्या लाना है, 5 लाना है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ 50 है, ये क्या होगा, 10 5 × 50 होगा, -5 चाहिए तो इसे माइनस दे दो, इसे क्या दे दो, प्लस दे दो। फिर क्या हो जाएगा बताओ, x², ये कितना हो जाएगा, -10x, ये क्या हो जाएगा, +5x, -50 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, तो क्या बचेगा बताओ, x - 10 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5, क्या बच जाएगा, x - 10 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक समझे, x - 10 होगा, ये x + 5 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, x - 10 इज इक्वल टू ये 0 होगा, या तो ये क्या होगा, x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। -10 यहाँ कर क्या हो जाएगा, +10, तो ये 10 आ गया, या +5 यहाँ कर क्या हो जाएगा, -5। तो स्कोर तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब आ सकता है, हम अज्यूम करके चल रहे कि ये सिचुएशन में नहीं होगा। तो x = -5 तो नहीं होगा। तो पहले टेस्ट में स्कोर कितना था, 10 था। अब बताओ दूसरे टेस्ट में स्कोर का x + 10 था, यानी कि क्या होगा, सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना होगा, 10 + 10, 10 + 10 कितना होगा, 20, यानी सेकेंड टेस्ट में स्कोर कितना आएगा, 20।
यानी कि इसका कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन आप ये लिखेंगे, सुबह स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट एंड 20 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। होपफुली आपको ये स्टार्टिंग के 5 प्रॉब्लम समझने आए होंगे, इसको अच्छे से करिएगा। अगले जो 5 प्रॉब्लम है मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको उसको बताऊंगा ज़रूर। सो इसमें कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने कोई अलग मेथड से किया है तो आप वो मेथड भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।